Hello everyone. So today we will continue the section 3. Okay. France abolishes monarchy and becomes a रिपब्लिक। तो चैप्टर 1 जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसी का हम सेक्शन 3 आज करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो मोनार्की सिस्टम था फ्रांस में वो कैसे एबॉलिश हुआ। एबॉलिश का मतलब कैसे मोनार्की सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया हमेशा के लिए, और रिपब्लिक सिस्टम, ठीक है, किस तरीके से फ्रांस में इस्टेब्लिश किया गया या स्थापित किया गया। तो जो हमने इससे पहले वीडियोस देखी हैं, ठीक है, जो प्रीवियस वीडियोस थी उसमें मैंने आपको बताया था कि फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश हुई थी आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, 1792 या 91 या 92 में क्या हुआ था कि जो नेशनल असेंबली थी, जो कि थर्ड एस्टेट ने मिलकर बनाई थी नेशनल असेंबली, तो नेशनल असेंबली ने क्या किया था, एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था फ्रांस के लिए। और उस कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्ट क्या था, जो उसका मेन एम था, लक्ष्य था, वो ये था कि वो राजा की पावर्स को, किंग की पावर्स को क्या कर सके, लिमिट कर सके या फिर सीमित कर सके। ठीक है, अब हुआ क्या कि किंग भी था, किंग वॉज एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जो पॉलिटिकल सिस्टम जो उस टाइम पे इस्टेब्लिश हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो उस राजनीतिक सिस्टम में क्या हुआ था कि लेजिस्लेचर थे, एग्जीक्यूटिव थे और जुडिशरी थी। लेजिस्लेचर में तो कानून बनाने का अधिकार था, लॉ मेकिंग पावर्स थी, वो किसके हाथ में थी, नेशनल असेंबली के हाथ में थी। और जो किंग था वो एग्जीक्यूटिव था, किंग को कंट्रोल करती थी नेशनल असेंबली। क्लियर है। अब हुआ क्या कि जो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन चला था वो चला था फ्रीडम पाने के लिए। जो वहाँ के नागरिक थे वो फ्रीडम पाना चाहते थे किंग की एनार्की सिस्टम से। ठीक है, राजा जो अपना राजतंत्र चला रहा था उससे वो फ्रीडम पाना चाहते थे। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमने ये भी पढ़ा था कि उस कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेंबर्स थे, मतलब उस असेंबली के, नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स बनने थे, वो कौन लोग बनते थे, वो बनते थे जो हाई टैक्स पेयर होते थे। हायर टैक्स पेयर, जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाले होते थे, उनको मेंबर बनाया जाता था, इलेक्टर या फिर नेशनल असेंबली का। और जो वोट देने वाले होते थे उनमें भी पार्शियलिटी की गई, यानी कि जो 25 साल से ज़्यादा का कोई मेल है, मेन है, तो वो वोट दे सकता था, लेकिन वो भी अगर इनकम टैक्स पे करता हो तो। जो वेमेन थे, बूढ़े थे और जो बच्चे थे, और 25 साल से कम उम्र के जितने भी आदमी थे या लड़के थे, उन्हें तो वोट देने का अधिकार ही नहीं था। गरीब लोग तो वोट दे ही नहीं सकते थे। समझ रहे हो आप। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी समाज में वो इक्वलिटी नहीं आ पाई। क्लियर है, जिसकी वजह से लोगों को लगा कि अभी ये जो विद्रोह है, ये जो रेवोल्यूशन है, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आगे। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यूड टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स, यानी जो चलता जा रहा था फ्रेंच रेवोल्यूशन से और उसके बाद का जो समय था वो संघर्ष भरा समय था। ठीक है, ऑल्दो लुइस 16 हैड साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, लुइस 16 ने संविधान को साइन कर दिया था, उसको मतलब स्वीकृति भी दे दी थी। He entered into secret negotiations with the king of Prussia. प्रुशिया के राजा के साथ भी उसने कुछ गुप्त नेगोशिएशंस कर लिए थे। ठीक है, कुछ राजनीतिक संधि वंधि कर ली होगी उससे, राजा से। रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड बाय द डेवलपमेंट्स इन फ्रांस एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन का मतलब होता है सप्रेस करना, दबा देना, द इवेंट्स that had been taking place there since the summer of 1789. हुआ क्या था, जो फ्रांस के आसपास की जो कंट्रीज़ थी वो थोड़ा सा डरने लगी। उन्हें लगा कि अगर फ्रांस में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाने के लिए वहाँ के लोग इतना ज़्यादा रिवोल्ट कर रहे हैं, और जो राजा है उसने भी संविधान की स्वीकृति दे दी, उसने अपनी शक्तियों को खुद क्या किया, बांध लिया है, संविधान के अनुसार उसने काम करने का डिसीजन लिया है राजा ने।
तो आसपास के लोगों को लगा कि हमें इस विद्रोह को दबा देना चाहिए, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उनके अपने देश में भी सेम सिचुएशन खड़ी हो सकती है। ठीक है, तो जो आसपास की जो कंट्रीज़ थी उन्होंने पूरी कोशिश की कि भाई इस इवेंट्स को क्या करे, वो पुट डाउन कर दे। उन्होंने सेना भेजने का प्लानिंग शुरू कर दी, ठीक है, योजना बनानी शुरू कर दी। बिफोर दिस कुड हैपन, द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रोशिया एंड ऑस्ट्रिया। देखें, ये ऐसा कुछ हो पाता, यानी आसपास की जो पड़ोसी देश थे वो सेनाएं भेज पाते फ्रांस में, इससे पहले क्या किया, नेशनल असेंबली ने वोटिंग की, आप ठीक है, अप्रैल 1792 में, और डिक्लेयर कर दिया प्रोशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर कर दी। ठीक है, कि भाई अब हम युद्ध करेंगे इनसे। अब मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार मैप, जिसके ज़रिए आप समझ पाओगे। ये देखें, ये मैप है जिसमें आप देख सकते हो, ये रहा फ्रांस, ये प्रोशिया है, एंड दिस इज़ ऑस्ट्रिया। तो इन दोनों के अगेंस्ट में फ्रांस ने क्या किया, नेशनल असेंबली ने वॉर डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब आप देख सकते हो आसपास की इतनी सारी कंट्रीज़ हैं जो ये नहीं चाहती थी कि जो फ्रांस में रेवोल्यूशन हो रहा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा है, वो हो, उसको वो दबाना चाहते थे, ख़त्म करना चाहते थे। और इसलिए ये आसपास की जो कंट्रीज़ थी ना, उन्होंने सोचा कि भाई हम फ्रांस में ट्रुप्स भेज देते हैं और फिर वहाँ के इस इवेंट को, फ्रेंच रेवोल्यूशन को हम क्या करेंगे, हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। तो ये देखिए, ऑस्ट्रिया और प्रोशिया ये फ्रांस से काफ़ी दूर दूर है, लेकिन फिर भी इनसे युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए, ठीक है, प्रोशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम युद्ध करेंगे। थाउजेंड्स ऑफ वॉलेंटियर्स थ्रॉन्ग्ड फ्रॉम द प्रोविंसेस टू ज्वाइन द आर्मी। फ्रांस में हज़ारों लोगों ने अपनी मर्जी से, वॉलेंटियर मतलब अपनी मर्जी से सेना में भर्ती हो गए कि वो इन दोनों के अगेंस्ट में युद्ध लड़ सकें। दे सॉ दिस एज अ वॉर ऑफ द पीपल। फ्रांस के लोगों ने सोचा ये सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, बल्कि फ्रांस के सभी लोगों की लड़ाई है। अगेंस्ट किंग्स, किसके खिलाफ है वो लोग, राजा के खिलाफ। ठीक है, तो फ्रांस में लड़ाई किस बात की थी, राजा के अगेंस्ट थी, मोनार्की सिस्टम खत्म करना था उन्हें। ओके, एंड अरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप। वो चाहते थे कि जो यूरोप काफ़ी बड़ा है, यूरोप में इटली, फ्रांस, जर्मनी, आपकी ऑस्ट्रिया, सारे ऐसे अलग अलग कंट्रीज़ आ जाती हैं, लंदन, ये सारी उसी के अंदर कंट्रीज़ आती हैं। तो ये कहते हैं कि जहाँ जहाँ भी यूरोप में अरिस्टोक्रेसी है, राजतंत्र है, जहाँ जहाँ राजाशाही है, मतलब राजा जो है वो कंट्रोल कर रहा है वहाँ की पब्लिक को, तो उन्होंने सोचा कि हम हर उन लोगों के लिए युद्ध करेंगे, लड़ेंगे। Among the patriotic songs they sang was the Marseillaise। देखिए, मर्सिलाइज जो है ये भी एक, मर्सिलीज पढ़ लीजिए, मर्सिलाइज पढ़ लीजिए, ये एक्चुअली फ्रेंच एंथम है। ये क्या है, ये फ्रेंच एंथम है, जिसको किसने लिखा था, कंपोज्ड बाय दी पोइट रोजेट डी लाइल। ठीक है, रोजेट डी लाइल। ठीक है, तो इन्होंने ये जैसे हमारा नेशनल एंथम है इंडिया, हमारे भारत का, उसी तरीके से फ्रांस का नेशनल एंथम लिखा गया, क्योंकि वहाँ पर भी स्वतंत्रता के लिए क्या चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, स्ट्रगल चल रहा था। लेकिन हमारे यहाँ क्या था कि हम दूसरे बाहर के देश जो हमारे ऊपर जैसे ब्रिटेन ने कब्जा किया हुआ था, तो हम उनके अगेंस्ट लड़ रहे थे, लेकिन फ्रांस में तो वो अपने ही राजा के अगेंस्ट ये युद्ध लड़ रहे थे। It was sung for the first time by volunteers from Marseilles as they marched into Paris। जब जो वॉलेंटियर्स थे जो युद्ध लड़ने के लिए शामिल हुए थे आर्मी में, वो पेरिस की ओर बढ़ रहे थे, और ये फर्स्ट टाइम उन्होंने ये नेशनल एंथम गाया। सो गॉट इट्स नेम, द मार्शलाइज इज़ नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रांस का नेशनल एंथम क्या है, ये मार्शलाइज है। ओके, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में भी अलग हो सकता है क्योंकि ये एक फॉरेन वर्ड है। चलिए, अब हुआ क्या, द रेवोल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल।
हमने पहले भी पढ़ा था कि जब भी वॉर होता था तो वॉर होने की वजह से जो ट्रेजर होता था, जो खजाना होता था या फिर जो पैसा होता था उस देश का, वो सारा खत्म हो जाता था युद्ध में। सेम सिचुएशन हुई जब सब लोग आर्मी में भर्ती हो गए, युद्ध करने लगे ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में, प्रुशिया के अगेंस्ट में, तो हुआ क्या कि फिर से पैसों की कमी आने लगी। While the men were away fighting at the front, जब सभी आदमी युद्ध के लिए गए, ठीक है, women were left to cope with the tasks of earning a living and looking after their families. आदमी तो लड़ने चले गए युद्ध पे, लेकिन जो औरतें थी उन्हें पीछे छोड़ दिया गया। टू कोप विद मतलब कि किस तरीके से वो अपनी परेशानियों से उबरती या लड़ती, ठीक है। द टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग, अब घर पर कैसे वो, भाई जो घर का मेल है वो तो युद्ध में चला गया, तो अब घर के लिए कमाकर कौन लाएगा, तो वो सारी जिम्मेदारी औरतों पर आ गई। एंड लुकिंग आफ्टर, देखभाल करना, देयर फैमिलीज, यानी पैसा कमाना और साथ में घर की देखभाल करना भी, अब ये दोनों जिम्मेदारियां औरतों पर आ गई थी। लार्ज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द रेवोल्यूशन हैड टू बी कैरीड फर्दर। देखिए, जो एक बड़ा सेक्शन था पॉपुलेशन का, यानी फ्रांस के मैक्सिमम लोगों का ये मानना था कि अभी रेवोल्यूशन ख़त्म नहीं हुआ है और ये अभी उन्हें रेवोल्यूशन और आगे ले जाना पड़ेगा, ठीक है, फर्दर। एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ये रिमाइंड रखिएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 का, मैंने अभी आपको बताया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो इक्वल राइट्स नहीं दे रहा था, यानी जो पॉलिटिकल राइट्स थे, राजनीतिक अधिकार जो होते हैं, वो सिर्फ किनको मिले थे, रिचर सेक्शंस को। मैंने आपको बताया कि जो हायर टैक्स पेयर थे वही नेशनल असेंबली के मेंबर्स बन सकते थे, या जो टैक्स पे करता था वही वोट दे सकता था, ठीक है। तो इस तरीके से लोगों को लगा कि भाई इक्वलिटी तो अभी भी नहीं है, समानता तो अभी भी नहीं मिली, पुअर्स का क्या, जो गरीब है उनका क्या होगा, और जो लोअर सेक्शन से बिलोंग करते हैं जैसे कि कॉबलर हो गया, कारपेंटर, मूर्ति बनाने वाला, खाना नौ सर्वेंट, पीजेंट्स, इनका क्या होगा। द पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम एन इम्पॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट फॉर पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान देयर ओन फॉर्म्स ऑफ एक्शन। देखिए, उस टाइम पे ये जो क्लब्स थे ना, वो पॉलिटिकल क्लब्स बन गए, जहाँ पे लोग चाय वगैरह पीने जाया करते थे, कॉफ़ी पीने जाते थे। वो सारे क्लब्स जो हैं वो क्या बन गए, पॉलिटिकल हब्स बन गए, जहाँ पर राजनीतिक डिस्कशंस किए जाते थे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट थे वो, सभी लोग वहाँ पर इकट्ठे होते थे, जो कि क्या करते थे, डिस्कस करते थे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को, जो नीतियाँ बनाई जाती थी, और प्लान करते थे कि उन्हें क्या करना है इनके अगेंस्ट में। अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी ठीक नहीं है तो उनके एक्शंस क्या होने चाहिए, लोगों के अपने एक्शंस क्या होने चाहिए, वो डिस्कस करते थे। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स वॉज दैट ऑफ द जैकोबिन्स। देखिए, अब जैकोबिन्स याद रखना, जो मोस्ट सक्सेसफुल क्लब थे वो थे जैकोबिन्स के। जैकोबिन कौन था, which got its name from the former convent of Saint Jacob in Paris, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जो कॉन्वेंट थे, यानी कि जो रिलीजियस, जहाँ पर एक धार्मिक स्थल हो गया, वो ऐसी बिल्डिंग जो धार्मिक स्थल होती है, तो सेंट जैकब थे पेरिस के, उनका कॉन्वेंट था, ठीक है। तो वो कॉन्वेंट जो था वो क्या, एक सक्सेसफुल क्लब बन गया, पॉलिटिकल क्लब बन गया। अब और जो फॉलोवर्स बने सेंट जैकब के जो फॉलोवर्स थे वो क्या कहलाए, जैकोबिन्स कहलाए, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब इन पेरिस। विमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड फॉर्म देयर ओन क्लब्स। अब जो औरतें थी जो इस फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक्टिव थीं, अपना रोल निभा रही थी, एक पार्टिसिपेट किया था इस फ्रेंच रेवोल्यूशन में, उन्होंने अपने अलग क्लब्स बनाने शुरू करे। ओके, सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर, अभी तो हम सेक्शन 3 पढ़ रहे हैं, जो आगे सेक्शन 4 आएगा उसमें हम पढ़ेंगे
अबाउट देयर एक्टिविटीज़ एंड डिमांड्स, जो औरतों की यानी औरतों ने अपनी तरफ से जो भी कोशिशें की थी इस रेवोल्यूशन में और क्या उनकी मांगे थी, हम उसके बारे में सेक्शन 4 में पढ़ेंगे। फिर भी आपको बता देती हूँ कि जो विमेन थी वो पैसिव क्या थी, पैसिव सिटीजन्स थे जिन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, चलिए। The members of the Jacobean Club belonged mainly to the less prosperous sections of society. जो जैकोबिन क्लब के मेंबर्स हुआ करते थे, जिन लोगों ने जैकोबिन को ज्वाइन किया इस क्लब को, वो थे कौन, लेस प्रॉस्परस सेक्शंस, मतलब वो लोग जो ना तो फाइनेंशियली, सोशली, पॉलिटिकली ज़्यादा सोसाइटी में उनकी एक पोजीशन नहीं थी। ठीक है, दे इंक्लूडेड स्मॉल, अब देखिए कौन कौन लोग थे जो लेस प्रॉस्परस सेक्शन था समाज का, कौन से थे वो, दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिजन्स, आर्टिजन्स मतलब कलाकार कौन कौन से थे, शू मेकर्स जो जूते बनाते थे, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स घड़ी बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, प्रिंटर्स एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर्स जो रोज़ दिहाड़ी पर काम किया करते थे या मजदूरी पर काम किया करते थे। ये सब ने मिलकर क्या बनाया, ये कौन थे, ये लेस प्रॉस्परस सेक्शन था समाज का, जो कम डेवलप्ड सेक्शन था वो। देयर लीडर वॉज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, उनके लीडर कौन थे इन लेस प्रॉस्परस, ये जो लो सेक्शन था, लोअर सेक्शन था, इनके लीडर कौन बने, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, याद रखिएगा इनके लीडर का नाम। A large group among of Jacobins decided to start wearing long strip trousers similar to those worn by dock workers. अब देखिए ज़रा हुआ क्या कि जो जैकोबिन्स कहलाते थे, जो सेंट जैकब के फॉलोवर्स थे, उन्होंने अपना एक अलग ड्रेसिंग कोड बना लिया। ठीक है, उस ड्रेसिंग कोड में क्या होता था, वो ट्राउज़र्स पहनते थे, लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र्स, आप देख सकते हो। ठीक है, ज़्यादातर ये जो लॉन्ग स्ट्रिप्ड यानी लंबी धारी वाले जो पैजामे होते थे, वो कौन लोग पहनते थे, डॉक वर्कर्स, जो समुद्री जहाज़ पे काम किया करते थे, वहाँ के लोग, वहाँ के जो वर्कर्स थे वो पहना करते थे। लेकिन जैकोबियंस थे, इन्होंने सोचा कि हम अपनी ड्रेस इसी को बना लेते हैं, ये ड्रेस कोड होगा। दिस वॉज टू सेट देमसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, स्पेशली नोबल्स हु वोर नी ब्रीचेस। अब मैं आपको पिक्चर के ज़रिए समझाती हूँ। देखिए, जैकोबिन्स ने अपना एक ड्रेस कोड बना लिया बिल्कुल इसकी तरह से। वो ड्रेस कोड इसलिए भी बनाया ताकि वो अपने आप को फ्रांस की जो फैशनेबल सोसाइटी थी, ठीक है, जिसमें कि बड़े बड़े लोग जो थे शामिल थे, नोबल्स, क्लर्जी, वो लोग एक अलग तरीके की ड्रेस पहना करते थे जिसे बोलते हैं नी ब्रीच। अब आप पिक्चर देखिए, ये तो जैकोबिन चर्च है, ठीक है, कॉन्वेंट है। ये देखिए, ये आप देख रहे हो, ये जैकोबिन की ड्रेस थी और साथ में रेड कलर की हैट भी पहनते थे। ठीक है, अब देखिए, ये आप डिफरेंस समझोगे आप। ये नोबल है ये नोबल है, ठीक है, अ फ्रेंच नोबल इन क्यूलट्स। क्यूलट्स मतलब एक ऐसी है जो आप देख सकते हो, जो पैंट्स है नीचे से किस तरह से डिज़ाइंड है, इन्हीं को क्यूलट्स बोलते थे। ठीक है, एक नोबल ने क्या पहना हुआ है, ये इसे बोलते हैं नी ब्रीचर। ठीक है, लेकिन एक रेवोल्यूशनरी ने, रेवोल्यूशनरी सैंस क्यूलॉट, इन्होंने अपनी ड्रेस का नाम दे दिया था सैंस क्यूलॉट। सैंस क्यूलॉट कैसे पहनते थे, आप देख सकते हो, फुल ट्राउज़र होता था, लेकिन जो नोबल पहनते थे उसमें एक लॉन्ग शूज़ होते थे या फिर जो भी सॉक्स हैं, और उसके अंदर वो जो ट्राउज़र होता था वो अंदर होता था। ठीक है, तो इस तरह का डिफरेंस आप देख सकते हो। क्लियर है, चलिए। ठीक है, तो नी ब्रीचेस पहनते थे नोबल्स, और जो जैकोबिन्स थे वो पहनते थे लॉन्ग स्ट्राइप्ड ट्राउज़र्स। चलिए आगे चलते हैं। सो
That was a way of proclaiming the end of the power wielded by the wearers of knee breeches. एक्चुअली था क्या, जैकोबिन्स ने अपनी ड्रेस अलग तरीके की बना ली, एक ड्रेस कोड बना लिया जो कि एक सिंबल था कि जो नोबिलिटी है, जो क्लर्जीशिप है, नोबिलिटी है, किंगशिप है, वो एंड होने वाली है। उन्होंने घोषणा कर दी कि भाई अब हम तुम्हें फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, अब हम अलग हैं। और एक ना एक दिन जो ये स्पेशल या प्रिविलेजेस थी सोसाइटी में, ये ख़त्म होने वाली हैं, ठीक है। These Jacobins का came to be known as the Sans-Culottes। अभी मैंने आपको इमेज में दिखाया कि जो जैकोबिन्स थे उनको एक नया नाम भी दिया गया, सैंस-क्यूलॉट्स। क्यूलॉट्स पहनते थे नोबल्स, और जो जैकोबिन्स पहनते थे उसको दे दिया नाम सैंस-क्यूलॉट्स। इसका मीनिंग क्या है? लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेस। देखिए यहाँ पर ये आप देख रहे हो, ये नी ब्रीच है, ये नी ब्रीच है, ठीक है, तो ये क्यूलॉट्स कहलाते हैं। लेकिन जो जैकोबिन्स पहनते थे, जो रेवोल्यूशनरीज पहनते थे, वो बिना इस नी ब्रीच के पहनते थे, तो ये क्या कहलाते थे? सैंस क्यूलॉट्स, ठीक है। देखिए सैंस क्यूलॉट्स मेन wore in addition the red cap that symbolized liberty. Women however were not allowed to do so. देखिए जो जैकोबिन्स थे, मेल थे, वो अपनी ड्रेस के साथ लाल कलर की कैप भी पहनने लगे थे, ठीक है, जिसका सिंबल क्या था? उस रेड कैप का सिंबल क्या था? लिबर्टी, ठीक है, यानी स्वतंत्रता। तो याद रखना, ये जो रेड कैप पहनते थे जैकोबिन्स, उसका सिंबल था लिबर्टी। अच्छा, ये ड्रेस कोड जो था वो विमेन के लिए अलाउ नहीं था, वो ये सब नहीं कर सकती थी। In the summer of 1792, the Jacobins planned an insurrection of large number of Parisians who were angered by the short supplies and high prices of wood. मतलब क्या हुआ? 1792 में 92 में जो जैकोबिन्स थे उन्होंने एक प्लानिंग की विद्रोह करने का। इंसरेक्शन मतलब विद्रोह, ठीक है, वो विद्रोह करना चाहते थे, ठीक है, ऑफ ए लार्ज, मतलब कम से कम बड़ी संख्या में सारे जो पर्शियन थे वो इकट्ठा होकर उन्होंने विद्रोह करने का सोचा, ठीक है। हु वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड। अब होता क्या था, जो खाना मिल रहा था फ्रांस में, हमने ही पहले पढ़ा था कि जो ब्रेड थी उसके हाई प्राइसेस होते थे, और दूसरा शॉर्ट सप्लाईज भी होती थी। तो जो पुअर थे वो बहुत परेशान हो जाते थे, जो लोअर सेक्शन था सोसाइटी का, उन्हें खाना ही नहीं मिलता था। On the morning of August 10, they stormed the palace of the Tuileries, massacred the king's guards, and held the king himself as a hostage for several hours. एक स्टॉर्म हुआ था, एक जो उन्होंने हमला किया था वो था पैलेस ऑफ वर्साइल में, ओके। उन्होंने एक तो वहाँ पर हमला किया जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस भी लूटे, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था जो प्रिज्म थी बेस्टिल, वो भी उन्होंने उस पर हमला कर दिया था। अब ये जो थर्ड पैलेस था, ये जो पैलेस था ट्यूलरिस का, मैं आपको इसकी भी पिक्चर दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है ट्यूलरिस पैलेस, ये देखिए। ऑन द 10 अगस्त 1792 फ्रेंच रेवोल्यूशनरी ट्रूप्स स्टॉर्म द ट्यूलरिस पैलेस इन पेरिस, ठीक है। इस पर भी इन्होंने हमला किया था, ये देख लीजिए, अटैक हो रहा है ये, ओके। देखिए इस तरीके से बाहर से दिखता है पैलेस, ओके। तो फिर से क्या किया जो फ्रांस के लोग थे, उन्होंने मिलकर जो ये ट्यूलरिस पैलेस था इस पे हमला कर दिया। दे मैस्कर्ड द किंग्स गार्ड, किंग के जो सुरक्षा कर्मी थे उनको मार दिया, मैस्कर कर दिया, एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज हॉस्टेज, और राजा को बंदी बना लिया। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। अच्छा, कुछ घंटों के लिए उन्होंने राजा को बंदी बनाया और फिर असेंबली ने वोट किया
और ये डिसीजन लिया कि जो रॉयल फैमिली है यानी राजा की जो राजा और राजा का पूरा परिवार है उसको क्या कर दिया जाए, इम्प्रिजन यानी जेल में डाल दिया जाए। इलेक्शंस वर हेल्ड फ्रॉम नाउ ऑन, अब ये देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब उन्होंने राजा और उसके परिवार को बंदी बना लिया उसके बाद से यानी 1792 में 1792 के बाद से ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव 21 साल या उससे ऊपर के जो आदमी थे रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, उनके पास चाहे पैसा हो या ना हो, चाहे वो टैक्स पे करते हो या ना करते हो, गॉट द राइट टू वोट। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब 1792 में उन्होंने इस पैलेस पे फिर से हमला किया, जब थर्ड उन्होंने अटैक किया ट्यूलरीज के पैलेस पे, उसके बाद एक नया चेंज आया पॉलिटिकल सिस्टम में, और वो यही था कि पहले तो क्या था 25 साल से कम का कोई भी आदमी वोट दे ही नहीं सकता था। दूसरी क्राइटेरिया थी कि उसके पास पैसा होना चाहिए या टैक्स पेयर होना चाहिए। लेकिन अब ये हुआ कि 21 साल का या 21 साल से ज़्यादा का जो आदमी होगा वो वोट दे सकता है, चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो, यानी पैसे का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन। जो नई असेंबली इलेक्ट की गई, ठीक है, 1792 में, उसको कहा गया कन्वेंशन। ऑन 21 सितंबर 1792 इट एबॉलिश द मोनार्की। जो नई असेंबली आई, कन्वेंशन, ठीक है, नेशनल असेंबली थी पहले, फिर वो कन्वेंशन बनी। कन्वेंशन जब आई, एग्जिस्टेंस में आई, तब उसने क्या किया, मोनार्की सिस्टम को एबॉलिश कर दिया। ये डेट याद रखना कि 21 सितंबर 1792 में मोनार्की सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस ए रिपब्लिक, और फ्रांस को क्या किया, एक लोकतंत्र घोषित कर दिया गया, ठीक है। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, अ रिपब्लिक इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। कि जहाँ पे भी रिपब्लिक फॉर्म होगा, जहाँ पे लोकतंत्र सरकार होगी, वहाँ पर जो लोग होते हैं, वहाँ की जो जनता होती है, वो खुद सरकार चुनती है, जिसमें कि उस सरकार का हेड भी होता है, ठीक है। देयर इज़ नो हेरिडिटरी मोनार्की। किसी भी तरह का जो राजतंत्र था या हेरिडिटरी थी वो ख़त्म हो चुकी थी, मतलब कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ठीक है। यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट सम अदर कंट्रीज दैट आर रिपब्लिक्स एंड इन्वेस्टिगेट व्हेन एंड हाउ दे बिकम सो। कहते हैं कि आप कोशिश कर सकते हो, आप ऐसी कंट्रीज़ ढूंढो जहाँ पर रिपब्लिक गवर्नमेंट है, या फिर इन्वेस्टिगेट करिए, खुद ही खोजिए कि कब और कैसे वो रिपब्लिक बनी। जैसे कि फ्रांस रिपब्लिक बना, वैसे और कंट्रीज़ भी कैसे रिपब्लिक बनी। लुइस 16 वॉज सेंटेंस टू डेथ बाय अ कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रिजन। जो लुइस 16 थे उनको क्या किया, देशद्रोह, ट्रिजन मतलब बिट्रेयल ऑफ वंस कंट्री और गवर्नमेंट, देशद्रोह के चार्ज पे उनको क्या किया, डेथ सेंटेंस सुना दिया, ठीक है, कोर्ट ने। So 21 January 1793 he was executed publicly। ये देखिए ज़रा, लुइस 16 को सभी लोगों के सामने एग्जीक्यूट किया गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी किस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया था, सभी लोग आसपास इकट्ठे थे, ठीक है, उनका एग्जीक्यूशन कैसे हुआ था। एट द पैलेस डे ला कॉन्कॉर्ड, ये जगह का नाम याद रखिएगा। The Queen Mary Antoinette met with the same fate shortly after। यानी लुइस 16 जो राजा थे और उनकी वाइफ जो पत्नी थी, क्वीन थी, उन दोनों को ही एग्जीक्यूट कर दिया था पब्लिकली, ओके। तो आपको ये जो सेक्शन 3 है समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे वो होगा द रेन ऑफ, जो नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे रेन ऑफ टेरर, यानी किस तरीके से शासन था, आतंक का किस तरह से शासन था, ठीक है, उसके बारे में भी अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर।